क्या हुआ? यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? और तुम्हारी हालत भी? क्रांति लाने की कोशिश कर रहा था गोविंद बाबू, और हमारे देश में क्रांतिकारियों का यही हाल होता है। तुम्हें तो डॉक्टर की जरूरत है। नहीं गोविंद बाबू, मुझे आपकी जरूरत है, पूरे गांव को आपकी जरूरत है। 2000 लोगों ने इस अर्जी पर हस्ताक्षर किया है। पूरे गांव की उम्मीदें इस कागज से जुड़ी है। हमें निराश मत करना। गोविंद बाबू, हाँ, आप जाओ यहां से, आप जाओ यहां से, आप जाओ यहां से। वो रहा दादा। और नहीं भागेगा विश्वजीत? भागते तो सिर्फ कायर हैं, और मैं कायर नहीं हूं। अब तक अकड़ गई नहीं तेरी। देख, तेरी बहादुरी आज तुझे कहां ले आई। गुवाहाटी शहर के एक भीड़ भाड़ वाले बस स्टॉप पर बिस्वजीत गोस्वामी नाम के एक आदमी पर जानलेवा हमला होता है। शहर के बीचों बीच गोलियां चलती हैं। पर कौन था यह बिस्वजीत गोस्वामी और उस पर जानलेवा हमला क्यों हुआ? क्या वो इस हमले में बच पाया? ये जानने के लिए हमें जाना होगा 1 साल पीछे। दादा, 3-4 लड़कों से थोड़ी ना गैंग चलता है। गैंग बनाने के लिए कम से कम 15-20 लड़के चाहिए, बंदूकें चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा तो हमारे पास है नहीं। और हाँ, वो दारू, बंदूकें, अफीम, ये तो हर गैंग अपने लड़कों को देता है। गांव का कोई भी लड़का हम लोगों से क्यों जुड़ना चाहेगा? क्योंकि हम उन्हें ताकत का ऐसा नशा देंगे कि गांव का हर लड़का गैंग में शामिल होना चाहेगा। और पैसा? पैसे के लिए क्या पेड़ लगाओगे? पैसा कहाँ से आएगा? आएगा, पैसा भी आएगा। गांव के इन्हीं लोगों से आएगा। गांव का हर एक आदमी हमें पैसा देगा, अपनी औरतों के गहने बेचेगा, अपने घर के बर्तन बेचेगा, अपना पेट काटेगा, पर हर महीने बिना किसी की याद दिलाए हमें पैसा देना नहीं भूले। और भूल गए तो? भूल गया तो? पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। गुवाहाटी से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव 1997-98 में बलात्कारी गांव के नाम से आसाम और पूरे देश की सुर्खियों में अंकित हो गया। कहने को तो यह गांव गुवाहाटी से मात्र 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन सभ्यता ने जैसे इसे लाखों मील पीछे छोड़ दिया था। इस गांव का मुख्य रोजगार था सीमा पार से तस्करी करके लाए गए सामान को आसपास के गांवों और गुवाहाटी शहर में ले जाकर बेचना। गरीबी, बेरोजगारी और नशे की लत ने इस गांव को तबाह कर दिया था। इस सामाजिक परिवेश में एक नए आपराधिक गैंग का जन्म हुआ, जिसका मुखिया था अरविंद बरुआ नामक एक 25 वर्षीय युवक। देखते ही देखते इस गैंग ने इलाके के सभी गैंग्स को मिटाकर गांव पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। गांव के लोगों को आतंकित करने के लिए इस गैंग ने एक नया हथियार चुना, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार। पैसा नहीं देगा? हैं? पैसा नहीं देगा? अब देख तेरे साथ क्या करते हैं। कहाँ है घर की औरतें? कहाँ छुपा कर रखा? बोल। औरतें तो दूसरे गांव में गई हैं, परिवार में शादी है। होने दे शादी दूसरे गांव में, सुहाग रात तो यही होने वाली है। ढूंढ, यहीं कहीं होगी, ढूंढ के निकाल, ढूंढ के निकाल। ये हाथ किसी का है? चल
आज तेरा नंबर भी आ गया है। जी दादा। लेके जा लेके जा लेके जा। ले जा। रोजगार का अभाव और नशीले पदार्थों की लत, उस पर बंदूक के दम पर आने वाली ताकत और वहशीपन ने गांव के कई लड़कों को बलात्कारी और खूनी बना दिया। साल भर के अंदर अंदर अरविंद ने अपने लिए 18 से 19 साल के लड़कों की एक निजी सेना तैयार कर ली। अरविंद ने जानबूझकर 18-19 साल के लड़कों को चुना, क्योंकि इस उम्र में उन्हें बहकाना बेहद आसान होता है। इस गैंग की बर्बरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये बहनों को उनके भाइयों के सामने, माओ को उनके बच्चों के सामने और पत्नियों को उनके पति के सामने बेइज्जत किया करते थे। पैसे निकाल। पैसे नहीं है मालिक। नहीं है, है। साले ऐसा नहीं देगा रे। मालिक मालिक मालिक, छोड़ो मुझे। मालिक ये गलत है मालिक। इतिहास में इस प्रकार की बर्बरता और यौन प्रताड़ना तब देखी जाती है जब एक विजयी देश की सेना पराजित देश की जनता का मनोबल तोड़ने के लिए अपने सैनिकों को उन पर खुला छोड़ देती है। इस गांव में कोई युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन 1997 में बर्बरता का जो तांडव यहां चल रहा था वो किसी युद्ध से कम भी नहीं था। इस दौरान यहां कई सामूहिक बलात्कार हुए और कुछ ही समय में इस गैंग की दहशत इतनी बढ़ गई कि स्थानीय राजनेता और पुलिस भी इनके सामने सर झुकाने लगे। गांव और उसके आसपास के इलाके की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी थी और सब जगह इस गैंग का जंगल राज कायम हो गया था। क्या हुआ? तेरी हालत किसने बनाई? बता तो सही, क्या हुआ? अरे खड़ा रे, चुपचाप बोला ना। बाहर से आया है तू, हैं? अच्छा है, आते ही ट्रेलर देख लिया। भैया इसके जूते बहुत पसंद आए मुझे, देखो क्या चमक रहे। तो पूछता क्या है बे, ले ले। अम्मा, 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 हाँ मैं विश्वजीत। जल्दी अंदर, जल्दी। अम्मा, अंदर। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया बेटा? रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे और वहां वो स्वप्ना के साथ। अम्मा तू कुछ मत बोल।
बैठ, इधर बैठ। वृंदा, हाँ मरहम पट्टी लेके आ। हाँ बिल्कुल। अम्मा, मेरा सामान भी लेकर चले गए। अरे कौन थे वो लोग? अरे तू गांव आया ही क्यों? मैंने तुम्हें कल फोन पर कहा था लेकिन मैं बिल्ला के साथ शहर आ रहा, फिर भी तू यहाँ चला आया। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? अरे हर इतवार को फोन करता हूँ, फिर भी आपने कभी कुछ नहीं बताया। अरे कौन थे वो लोग? क्या हो रहा है इस गांव में? अरे अपने ही लोग हैं जो अपनों का मांस नोच रहे हैं। तुम्हें बस जानना है तो सिर्फ इतना ही जान लो कि बिराली गांव अब जिंदा लाशों की बस्ती बन चुका है। बिस्मा, मुझसे वादा कर कि तू गांव के मामलों में दखल नहीं देगा। मैंने कहा ना तुझे, वृंदा की कसम। वादा कर मुझसे। हाँ दादा। वादा करता हूँ माँ। विश्वजीत गोस्वामी अपने गांव का पहला लड़का था जिसने स्टेट पीएससी यानी राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की। अगर वो चाहता तो आसाम में कहीं भी सरकारी नौकरी करके एक सरल और आरामदेह जिंदगी बिता सकता था, लेकिन उसने एक शिक्षक बनकर समाज की सेवा करना ज्यादा बेहतर समझा। विश्वजीत कोलकाता के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक था। खाली वक्त में वो रक्तदान शिविर लगाया करता और कोलकाता की गरीब बस्तियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता। विश्वजीत कोई योद्धा नहीं था, ना ही उसने कभी कोई हथियार उठाया था, लेकिन उसे जानने वाले उसकी ईमानदारी, दृढ़ता और अन्याय के सामने सर ना झुकाने की प्रवृत्ति से बेहद प्रभावित होते थे। इसीलिए गांव में इतना सब हो जाने के बावजूद विश्वजीत के पिता ने उसे गांव के हालात के बारे में कोई भी सूचना नहीं दी थी। दादा, ये सब उस अरविंद बरुआ का किया धरा है। वही मुखिया है इस गैंग का, और उसने अपने साथ तपन चेतिया और मंगल पुजारी को भी मिला लिया है। मंगल? अपना मंगल? हाँ दादा, अपना मंगल। पर मंगल के पिताजी तो पुलिस में हवलदार थे। जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश की उसे खत्म कर दिया इन लोगों ने। दादा, हर रोज कोई ना कोई इस गांव को छोड़कर जा रहा है, और इस गांव में सिर्फ वही लोग बच गए हैं जिनकी मजबूरी है, जो इस गांव को छोड़कर जा नहीं सकते, और पुलिस कुछ नहीं करती। बंदूकें सालों के पास और पूरा गांव दहशत में जी रहा है। ये मंगल मिलेगा कहाँ? दिखा नहीं। वो अपने लीडर अरविंद के साथ तस्करी के लिए बॉर्डर पार कर गया होगा। कुछ ही दिनों में लौटेंगे ये सब अपने साथ एक नई आफत लेकर। दहशत फैलाएंगे सब। इंस्पेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? एफआईआर दर्ज करवानी है। सामान चोरी हुआ है मेरा, जूते तक उतार कर ले गए, मारपीट भी की मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर नहीं है और एफआईआर तो उनके आने के बाद ही लिखी जाएगी। कहाँ गए इंस्पेक्टर साहब? एरिया के दौरे पर गए, 3 घंटे के बाद आना। 3 घंटे पहले भी आपने यही कहा, 3 घंटे बाद आना। अरे साहब लोग हैं, कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं है। हम तो यहाँ पर 14 घंटे ड्यूटी करते हैं, एफआईआर लिखना अपना काम नहीं है। हवलदार साहब, पुलिस की ड्यूटी है एफआईआर दर्ज करे और उस पर कार्रवाई करे। रजिस्टर दे दूं तुम्हें? और साहब मिले तो उनसे बोलो मेरे खिलाफ एक्शन ले, कम से कम इस गांव से तो मेरा ट्रांसफर हो। 19 साल की उम्र थी इसकी, तेरी छोटी बहन जितनी, उठा के लेके गए इसे अरविंद बरुआ के लोग। हफ्ते भर बाद गांव के चौक पे फेंक के चले गए। 2 हफ्ते तक इसने कुछ भी नहीं बोला, गूंगी गुड़िया की तरह चुपचाप पड़ी रहती थी। फिर कल रात जहर पी लिया इसने। जब इसे गुंडे उठा के लेके गए तो कोई नहीं आया इसे बचाने। पर आज जब ये मर चुकी है तो सारे गांव वाले आ गए हैं तमाशा देखने। अरे आखिर तू चाहता क्या है? क्या करने निकला है तू? रात भर अपने दोस्तों के साथ रहकर क्या क्या योजना बनाता है? अरे तुझे अपनी माँ और बहन की जरा भी चिंता है या नहीं? ये क्या अकेला घर है जहां माँ बहनें रहती हैं? अरे बाबूजी, उन परिवारों का क्या जिनकी बहुओं को, बेटियों को बेइज्जत किया गया है? क्या गांव के लोगों की एक दूसरे के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? गांव की जिम्मेदारी समझ आती है तुझे, और बहन के प्रति जो तेरी जिम्मेदारी है उसका क्या? माँ, अगर दादा लड़ना चाहते हैं ना तो मैं इनके साथ हूँ। चुप कर, सवाल लड़ा रही है। यही तो अम्मा, यही वृंदा की गलती नहीं है, तेरी भी गलती नहीं है। तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गांव के साथ क्या खेल खेला जा रहा है। इन गुंडों के डर ने हमें एक दूसरे के खिलाफ कर दिया है। तेरी बेटी लड़ना चाहती है, लेकिन तू उसे प्रोत्साहन देने के बजाय चुप करा रही है। अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित होना गलत है। अरे चारों तरफ मौत का साया मंडरा रहा है और तुम हो कि यही हार रहा है हमारा गांव बाबूजी, और यही वो चाहते हैं। इसी डर ने हमें तोड़ दिया है, इसी डर से लड़ना होगा। बाबूजी, आप ही ने मुझे अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाया था, और आज आप ही मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हैं।
तू पागल हो गया है क्या? नहीं माँ। अरे अब तुम्हारी नौकरी? अरे नौकरी कहीं नहीं जा रही है, वापस जाऊंगा फिर से नियुक्त हो जाऊंगा। इसी बात का डर था, इसी बात का डर था मुझे। अरे अपनी बहन का तो सोच। वृंदा का ही सोच रहा हूं बाबूजी। इस गांव में और न जाने कितनी वृंदा रहती हैं, उन सब की सोच रहा हूं। अगर हम एक ना हुए तो वो हमें ऐसे ही चुन चुन कर मारेंगे। हमें एक होना होगा बाबूजी, एक होना ही होगा। पंचायत ने बहुत ही सोच समझकर यह फैसला लिया है कि इस गांव की जिन औरतों को बेआबरू किया गया है, उन्हें इस गांव के बाहर एक घर में छोड़ दिया जाए। वहां उनके रहने का, खाने का और पीने का इंतजाम गांव करके देगा, लेकिन उन्हें दोबारा इस गांव में वापस आने नहीं दिया जाएगा। पंचायत का यह मानना है कि अगर इन्हें गांव के बाहर छोड़ दिया जाए तो शायद गैंग के लड़के गांव की दूसरी औरतों पर नजर नहीं डालेंगे और हो सकता है वो शायद इन्हीं से अपना मन बहला लिया करेंगे। पागल मत बन बिस्वा। पागलपन मैं नहीं बाबूजी, पागलपन आप लोग कर रहे हैं। देखो इस लड़के को, मैंने इसे थप्पड़ मारा है, अब आप सब लोग मिलकर इसे गांव से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आपने अगर इसे गांव से बाहर कर दिया तो मैं शायद किसी और को थप्पड़ नहीं मारूंगा, और जब मेरी थप्पड़ मारने की इच्छा होगी गांव से बाहर जाकर इसे थप्पड़ मारूंगा। जिस गांव के मर्द इतने कायर हो, उनकी बहू बेटियां सुरक्षित कैसे रह सकती हैं? नहीं बाबूजी, कोई नहीं निकालेगा इन औरतों को गांव से बाहर। साहब एरिया के दौरे पर हैं, 3 घंटे बाद आना। हम यहां से कहीं नहीं जा रहे हैं हवलदार साहब, और अगर पूरी रात यहां बैठना पड़े तो भी बैठेंगे, और आज यहां से FIR दर्ज करवाए बिना नहीं जाएंगे। हाँ। क्या बात है? हेलो सर, भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है सर, आप जल्दी आ जाइए। अरे तुमको बोलना कि 3 घंटे बाद आए। अरे सर वो किसी की सुनने के लिए राजी नहीं है सर, आपको आना ही होगा सर। चल ठीक है, आता हूं मैं। तो अरविंद बरुआ, मंगल चेतिया और तपस पुजारी, इनके खिलाफ मैं FIR दर्ज करूं। जी हाँ। ये औरतें बलात्कार की कंप्लेन लेकर आई हैं। पुलिस की नौकरी में महीने के मुझे सिर्फ 15,000 रुपए मिलते, और फिर ये थाना जो मुझे दिया गया है ना, उसमें सिर्फ 2 राइफल और 2 पिस्तौल है। और इन सब के आधार पे आप मुझसे ये चाहते हैं कि मैं अरविंद बरुआ जैसे आदमी के खिलाफ मोर्चा खोलूं? मैं खुल्ला बोलता हूं कि मैं अरविंद बरुआ के लिए काम करता हूं, वो मुझे पैसे देता है, मैं उसकी ड्यूटी करता हूं। आपके ऊपर भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम उन्हें कंप्लेन कर सकते हैं। शौक से कर सकते हैं। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लीजिए, अरविंद बरुआ और उसके गैंग के खिलाफ इस थाने में FIR दर्ज नहीं होगी। ढूंढ रहा था मुझे? हाँ। ले, आ गया तुझसे मिलने। कौन है दादा? एक दोस्त है मेरा। कैसी हो वृंदा? मैं ठीक हूँ। चल बाहर चल के बात करते हैं। दादा, आजा। अरे आजा। अरे परिचय करवाओ भाई। दोस्त का दोस्त तो हमारा भी दोस्त हुआ ना। ये हमारे अरविंद दादा, विश्वजीत गोस्वामी। अरविंद बरुआ। पढ़े लिखे लोगों से तो हाथ मिलाकर हेलो बोला जाता है ना, तो हमारी तरफ से हेलो। ताकत ही दुनिया की इकलौती सच्चाई है, और तूने हमारी ताकत को चुनौती दी है। दादा, दादा,
क्या हुआ? वो सपना दादा। नजराना है तुम्हारे लिए, कबूल कर। चलो दादा, जल्दी चलो। बहुत सस्ते में छोड़ दिया तुझे। इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मानना, और आज के बाद मुझे चुनौती मत देना। बड़ी से बड़ी क्रांति भी एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है। स्वप्ना की हत्या ने भी एक ऐसी ही चिंगारी का काम किया। एक डरी और सताई हुई जनता के सब्र का बांध अब टूट रहा था, और इस चिंगारी को आग में बदला बिस्वजीत ने। ठहरो। कब तक तुम लोग ऐसे ही मुंह लटकाए घूमते रहोगे? कब खत्म होगा इस गैंग का आतंक? कब तुम्हारी घर की महिलाएं बिना डर के घर से बाहर जा पाएंगी? कब हमारी गांव की महिलाएं जो बेइज्जत हुई हैं उन्हें इंसाफ मिलेगा? आखिर कब तुम्हारी आत्माएं जागेगी? कब? अगर हम अपनी बहनों, बेटियों और यहाँ तक कि माओं की रक्षा नहीं कर पाते तो हमें उन बलात्कारियों से भी कठोर दंड मिलना चाहिए। अगर हम इतने डर चुके हैं, कायर हो चुके हैं, सहम चुके हैं, तो क्या हक है हमें जीने का? आज उन्होंने स्वप्ना को मारा है, कल ऐसे ही किसी अर्थी पर तुम में से कोई लेटा होगा और उसके कारण होगे तुम, सिर्फ तुम। माना हमारे पास हथियार नहीं है, बंदूकें नहीं है, पर हमारे पास एक दूसरे का साथ है। अब या तो हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे या फिर गीदड़ों की तरह चुन चुन कर मारे जाएंगे। बोलो कौन है मेरे साथ? विश्वजीत के जोशीले शब्दों ने गांव वालों में भी हिम्मत भर दी। गांव में एक बलात्कार निवारण समिति का गठन किया गया और हर व्यक्ति को निर्देश दिया गया कि वो हर हाल में अपने साथी गांव वालों का साथ देगा। गांव वालों को इस बात का एहसास हुआ कि इस गैंग के लोग एक अकेले व्यक्ति की जान ले सकते हैं, लेकिन पूरे गांव को मिटाना नामुमकिन है। अच्छा, गोली मारेगा? मार गोली। लेकिन तुझे मुझे अकेले नहीं, हम सबको मारना पड़ेगा। मार गोली। मार। हद का बच्चा है तो मार गोली। तू पार्वती काकी का लड़का है ना? बचपन में मुझे दीदी बुलाया करता था, मेरी उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज हम पर तो गोली चलेगा। तू मारना चाहता है ना? चला गोली, मार डाल हम सबको। साला इतनी हिम्मत की। दादा, मार मार माना उनके पास हथियारे हैं, बंदूकें हैं, पर हमारे पास एक दूसरे का साथ है। अब हम उनका डटकर मुकाबला करेंगे। सही कहते हैं विश्वजीत दादा, तुम सब लोग कायर हो, कायर। निहत्थे आदमियों पर गोलियां चलाते हो, औरतों की इज्जत लूटते हो। नामर्द हो तुम सालो, नामर्द। बोला सुना नहीं? नामर्द हो तुम लोग। तेरी मुझे नामर्द बोल रहे थे साले। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखा गया है जब निहत्थे लोगों ने बिना घुटने टेके गोलियों का सामना किया। विश्वजीत का कहना बिल्कुल सही था। इस गैंग की ताकत उनकी बंदूकों में नहीं, गांव वालों के डर में थी। गांव वालों को भी एहसास हो गया था कि मौत से ज्यादा मौत के खौफ ने उन्हें बेबस किया था। लेकिन यह सोचना कि गांव वाले सिर्फ अपनी हिम्मत के बलबूते पर यह लड़ाई जीत जाएंगे, असंभव को चुनौती देने के बराबर था। विश्वजीत को भी इस बात का आभास था कि बिना प्रशासन की मदद के ये लड़ाई जीतना नामुमकिन होगा। गांव से इतनी दूर यहाँ मिलने के लिए माफी चाहता हूँ दादा, पर गांव में अब मिलना संभव नहीं है। ये पत्रकार हैं, गुवाहाटी से आए हैं, इन्हें अपनी आप बीती बता दें। पूरे देश को अब तक बिराली के बारे में पता कैसे नहीं चला? पूरे देश तक बात पहुंचाने के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है।
अब हम ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। भला बंदूकों का सामना कोई निहत्था कैसे कर सकता है? विश्वजीत, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? जान किसे प्यारी नहीं होती गोगई दादा। परिवार है मेरा, बहन भी है। मैं उन्हें बताता नहीं, लेकिन उनकी बहुत चिंता करता हूं। और गोगई दादा, आपको अजीब नहीं लगता ये कैसा समय आ गया है जब हमें अपनी घर की बहन बीवी की इज्जत बचाने के लिए युद्ध लड़ना पड़ रहा है? क्या ये लड़ाई तुम जीत पाओगे? हमें तो बस इतना पता है कि ये लड़ाई हमारी है। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो फिर और कौन लड़ेगा? गोगई दादा, हमें हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचानी है, सरकार तक पहुंचानी है। अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं की तो हम ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। दादा, गैंग की लड़की 2 लड़कियों को उठा के ले गए। क्या? तुम लोगों ने उन्हें रोका नहीं? दादा, आप क्या करने जा रहे हैं? वही करने जा रहा हूं जो मुझे सही लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग क्या काले जा रहे हो मुझे? अरे दादा, ये क्या कर रहे हैं मेरी बेटी के साथ? क्या कर रहे हैं आप? अरे विश्वा, छोड़ मेरी बेटी को। विश्वा क्या कर रहे हैं? अरे विश्वा, विश्वा छोड़, विश्वा, विश्वा। अब क्या हुआ? तुम्हारी बेटी को हाथ लगाया तो तुमने हथियार उठा लिए, और जो 2 लड़कियों को आज गैंग वाले उठा के ले गए वो तब कहां गई थी तुम्हारी दिलेरी? तब क्यों चूहों की तरह अपने बिल में घुस गए थे तब? अरे विश्वा, रुक। विश्वा, तुम्हारी बात सही है विश्वा, हम तुम्हारे साथ हैं, गांव का बच्चा बच्चा तुम्हारे साथ है। लेकिन कैसे झूठा ऐसे एकता हम कोई भला अपनी जान का मुंह कैसे छोड़ दें? उनकी बंदूक के सामने हम हार जाते हैं। सही कह रहे हैं काका, शायद मैंने ही हद से ज्यादा उम्मीद कर ली थी। मैंने गांव वालों को उकसाया कि गैंग के खिलाफ आवाज उठाए। जिन 2 लोगों को गोली मारी गई मेरी वजह से मारे गए। ऐसा मत सोचो दादा, आपने हमें हिम्मत दी तब कहीं हमारा जाकर मरा हुआ स्वाभिमान जगा। हमें लगा हम अब भी जिंदा हैं, हमें भी इंसानों की तरह जीने का हक है। हाँ दादा, हर कोई आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। दादा, गांव वाले डरे हुए जरूर हैं, लेकिन वो सब आपके साथ हैं। आप चिंता मत कीजिए। मुझे गुवाहाटी जाना होगा। ये लड़ाई मैंने शुरू की है, इसे अंजाम तक पहुंचाना भी मेरा ही काम है। जितेन, मोहन, मैं सरकार के नाम एक चिट्ठी लिखना चाहता हूं। तुम लोग हो सके तो गांव के हर एक आदमी का उस पर हस्ताक्षर लो। जो अनपढ़ है उनसे अंगूठा लगवाओ। फिर मैं वो चिट्ठी गुवाहाटी लेके जाऊंगा। पूरे पिराली में जंगल राज छाया हुआ है। घर में घुसकर घर के आदमियों के सामने उनकी औरत के साथ बलात्कार किया जाता है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह ठप हो चुका है। जिन लोगों ने आवाज उठाई है उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा है। दादा, इसमें 2000 लोगों के हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान हैं। ये आखिरी आसरा है इस गांव का। अरविंद बरुआ नाम के गुंडे ने पूरे बिराली को आतंकित कर रखा है। बिराली अब एक बलात्कारी गांव बन चुका है, जहां अरविंद बरुआ और उसके लड़के जानवरों की तरह। बोला था ना तो उस दिन उस स्वप्ना के साथ उस गोस्वामी को भी खत्म कर देना। अब तो नहीं माना। अब देख ले नतीजा। चल बता दादा को। वो गांव वाले कौन सी कागज से दस्तखत करे बता। बोल रे, एक सेकंड, बता दादा को। दादा
दादा दादा गैंग के लड़कों ने चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी है। गांव से बाहर जाने वाले हर रास्ते पर बंदूकें लेकर खड़े हुए हैं। दादा अरविंद यहाँ आने वाला है। क्या? दादा आप और वृंदा यहाँ से निकलो। हाँ बेटे जाओ, तू जा, हमारी चिंता मत कर, जाओ। अपनी बहन का ख्याल रखना बेटे, जाओ जाओ जाओ। हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए। जाओ बेटा जाओ, जाओ बेटे जाओ जाओ जाओ, खुश जाओ जाओ चल बिंदा। जाओ जाओ। दादा इधर से आइए। कहाँ है तेरा बेटा? बोल। दादा इधर जाओ। वृंदा कहाँ है? हाँ दादा, मोहन और वृंदा कहाँ है? वृंदा, मोहन, वृंदा, मोहन, 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 वृंदा कहाँ है? दादा वृंदा को अरविंद के आदमी उठा कर ले गए। वो जिंदा तो है ना? हाँ दादा, पर मुझे गांव जाना होगा, मुझे वृंदा को बचाना होगा, मुझे गांव जाना होगा। नहीं दादा, दादा तुम गांव नहीं जा सकते। वहां पर अरविंद के आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और अगर तुम गए तो मारे जाओगे। मुझे गांव जाना होगा, आओ मेरी बहन के साथ। मुझे दादा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम गुवाहाटी जाओ और वहां से फौज लेकर आओ। हाँ दादा आप जाओ, आप मेरी चिंता ना करो दादा। जितिन तुम दादा को ले जाओ, मैं संभालूंगा। ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। वो नहीं मिला दादा। ढूंढ के लाओ उसे, और अगली बार आना तो ये मत कहना कि नहीं मिला दादा। दादा, वहां तो बहुत खतरा है, हमें बस पकड़ना होगा। आइए आइए दादा, संभाल के, आराम से। दादा हालत खराब। दादा बस आ गई। भैया, दादा दादा आराम से दादा, अपना ध्यान रखना दादा, आराम से। हाँ ध्यान रखना और सब ठीक हो जाएगा दादा। दादा अपना ध्यान रखना। हाँ बोल, कहाँ गया विश्वजीत? बाहर निकल अरविंद, बाहर निकल, अरे बाहर निकल अरविंद, अरे बाहर निकल, बाहर निकल। अरे आज बिलाड़ी का वाले तेरे हाथ में खत्म कर रहे हैं।
क्या हुआ? यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? और तुम्हारी हालत भी? क्रांति लाने की कोशिश कर रहा था गोगोई बाबू, और हमारे देश में क्रांतिकारियों का यही हाल होता है। तुम्हें तो डॉक्टर की जरूरत है। नहीं गोगोई बाबू, मुझे आपकी जरूरत है, पूरे गांव को आपकी जरूरत है। 2000 लोगों ने धरती पर हस्ताक्षर किया है। पूरे गांव की उम्मीदें इस कागज से जुड़ी है। हमें निराश मत करना। गोगोई बाबू, हाँ, आप जाओ यहां से, आप जाओ यहां से, आप जाओ यहां से। वो रहा दादा। और नहीं भागेगा विश्वजीत? भागते तो सिर्फ कायर हैं, और मैं कायर नहीं हूं। अब तक अकड़ गई नहीं तेरी। देख, तेरी बहादुरी आज तुझे कहां ले आई। विश्वजीत, क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? जान किसे प्यारी नहीं होती गोगोई दादा। भय और अत्याचार के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में विश्वजीत गोस्वामी वीरगति को प्राप्त हुआ, लेकिन शहीद होने से पहले वो अपने गांव वालों को वो हिम्मत दे गया जिसने उन्हें अरविंद बरुआ जैसे अपराधी और उसके गैंग के खिलाफ निडर होकर लड़ने की शक्ति दी। इस पूरी लड़ाई में विश्वजीत का यह विश्वास अटल था कि अगर उसके गांव वाले चाहें तो उनमें बड़े से बड़े अन्याय और अत्याचार का डट कर मुकाबला करने की हिम्मत है। और अपने जीवन का बलिदान देकर उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो बड़े से बड़े आतंक पर विजय पाई जा सकती है। सर, जो बहादुर आदमी मुझ तक ये लाया वो अब इस दुनिया में नहीं है सर। उसे मेरे आंखों के सामने मार गिराया गया। सर, इस पे एक्शन लीजिए सर। स्टेट आईजी से मेरी बात करवाओ। अंततः मुख्यमंत्री के आदेश पर सुरक्षा दल की एक विशेष टुकड़ी को बिराली गांव भेजा गया। अरविंद बरुआ को जिंदा ना पकड़ पाओगे। दीदी
ये सब पहले क्यों नहीं हुआ? ये लोग पहले क्यों नहीं आए? क्यों हमें इन दरिंदों के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया गया? इनके मरने से मेरा दादा तो वापस नहीं आ सकता है ना। बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के मामलों में आईपीसी की धारा 376 का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंतर्गत अपराधियों को 7 से 14 साल तक की सजा का प्रावधान है। आने वाले 6 महीनों में 30 से भी ज्यादा लड़कों पर धारा 376 के तहत मुकदमे दायर किए गए। साथ ही साथ अपहरण, जबरन वसूली और हत्या के मुकदमे भी दायर किए गए। स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर पर आपराधिक लापरवाही का केस दायर हुआ और उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। जिस दहशत के साए में 3 साल तक लोग अपना जीवन बिताने को मजबूर थे, उसे विश्वास के हौसले और हिम्मत ने 6 महीनों में जड़ से उखाड़ फेंका। विश्वास अपने गांव के चंद शिक्षित लोगों में से था। इसी कारण जहां एक बड़ा तबका अपने अधिकारों और देश के कानून से अनभिज्ञ था, वहीं उसे इन बातों की पूरी जानकारी थी। विश्वजीत के अंतिम संस्कार पर तकरीबन 10,000 लोग उसे श्रद्धांजलि देने पहुंचे और कई लड़कों ने शपथ ली कि वो उसके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे और कभी अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएंगे। अन्याय के खिलाफ अपनी इस लड़ाई में सबसे बड़ी कीमत विश्वास ने ही चुकाई। लेकिन 32 वर्ष की आयु में विश्वास अपने लोगों की सोच को पूरी तरह से बदलने में कामयाब रहा, वो भी ऐसे वक्त जब उसके चारों ओर कायरता और डर का माहौल था। विश्वास सही मायनों में क्रांतिकारी था, जिसने अपनी वीरता से अपने समाज का कल्याण किया। ऐसे मामलों में डर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, लेकिन ऐसी वहशत के सामने सर झुकाना भी तो एक अपराध ही है। हम अक्सर बगैर अर्थ समझे हीरो और नायक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। दोस्तों, सच्चा नायक वो होता है जो पूरी ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से सही सिद्धांतों के लिए लड़ने की हिम्मत रखे। अब विश्वास गोस्वामी की यही वीरता उसे अपने गांव और अपने देश दोनों का सच्चा हीरो बनाती है। सावधान इंडिया विश्वास को सलाम करता है। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी साहस और हौसले की एक और ऐसी सच्ची दास्तान के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।